नमस्कार। प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे इजराइल हमास की, रूस यूक्रेन युद्ध की, चीनी सेना पर आई एक शोध रिपोर्ट की और सार्क देशों की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बात करते हैं सर इजराइल और हमास को लेकर ही। इजराइल को अमेरिका से हैवी बमों सहित तमाम रक्षा साजो सामान मिल रहे हैं। ऐसा तब है जबकि हमास के साथ संघर्ष विराम चल रहा है, लेकिन संघर्ष विराम के बीच ही इजराइल फिलिस्तीन पर हवाई हमले भी कर रहा है। ये सब क्या दर्शा रहा है सर? बिल्कुल नहीं जी, देखिए जब जो संघर्ष विराम की बात थी और जब हुआ था तो हम लोगों ने दर्शकों को बताया ही था कि सबसे बड़ी जो चीज़ इसमें है कि इसको मॉनिटरिंग कैसे होगी जी। कौन इंश्योर करेगा कि ये सही तरीके से चल रहा है और जो चीज़ें हैं इसमें उनको फॉलो किया जा रहा है, सही तरीके से हो रहा है जी। अब अभी देखिए मेन चीज़ जो थी, जो हॉस्टेजेस थे उन्हीं के एक्सचेंज सबसे बड़ी चीज़ है जी। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इजराइल के लिए भी जी। और हमास के लिए भी। जी। इजराइल के लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि पूरी जनता इसीलिए लड़ाई चल रही थी कि जो जनता है उनके लिए कि हॉस्टेज रिलीज हों। जी। हालांकि नेतन्याहू तो चाहते हैं कि हमास का खात्मा हो जाए जी। हमेशा के लिए जी। ये और आगे से कोई ऐसी चीज़ इजराइल के ऊपर खतरा ना हो। जी। लेकिन जो लोग हैं वो चाहते थे इजराइल के कि हॉस्टेज रिलीज हों। जी। और जहाँ तक हमास है उसके पास लगातार 1 साल से तो ऊपर हो ही गया, उनके पास सबसे बड़ा हथियार कुछ था तो ये हॉस्टेज थे। जी। इसीलिए वो छोड़ नहीं रहे थे, जी। इंक्लूडिंग डेड बॉडीज हॉस्टेजेस की, जो पहले तो उन्होंने बताया भी नहीं था। जी। और अभी देखिए जो पूरा शेड्यूल है 2 हफ्ते पीछे चल रहा है। जी। जो काम होना चाहिए था 2 हफ्ते पहले वो अभी नहीं हुआ। एक्सचेंज के मामले में जैसे टोटल 33 एक्सचेंज होने थे, जी। इनके हॉस्टेजेस आने थे और तकरीबन 1300 के आसपास तो रिलीज होने थे जो पैलेस्टीनियंस जेल में थे जी। इजराइल के। अभी उसमें से सारे नहीं हुए हैं 6 राउंड हो चुके हैं जिसमें 2-2, 3-3 करके इन्होंने छोड़ा है। 18 से 20 शायद रिलीज हुए हैं अभी तक, 14 अभी भी रिलीज होने हैं जी। और अभी उन्होंने डेड बॉडीज भी आई थिंक दे रहे थे वो। तो कुल मिलाकर के सिचुएशन अभी वो नहीं थी जो प्लान्ड था, जिस तरह सोच रहे थे कि ये ऐसा चलेगा। और जो बताया जा रहा है कि 33 में से 8 जो है जो रिलीज होने थे, 8 तो उनकी मर चुके हैं, उनकी बॉडी ही आनी है। जी। तो देखा जाए तो 25 ही एक तरह से रिलीज हुए हैं। और जो अभी 15 फरवरी का जो अभी 3 दिन पहले का था सिचुएशन, उसमें जो है तकरीबन 70 अभी भी हॉस्टेजेस हमास के पास हैं। जी। जिसमें कहा तो ये जा रहा है कि 30 तकरीबन कंफर्म डेड हैं, लेकिन ये चीज़ क्लियर में नहीं आई, ये न्यूज़ में है जो इस तरह की बातें चल रही हैं। जी। तो अगर ऐसी चीज़ आएगी तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम तो आगे आनी है और लगता नहीं कि ये इस तरह से फॉलो हो पाएगा। सो इस वजह से देखा जाए तो जैसे मैं कह रहा था कि करीब 18-19 टोटल जो रिलीज हुए हैं, टोटल तो 24 हुए हैं जिसमें 19 के करीब 18-19 जो हॉस्टेजेस हैं और 5 जो इजरायली फीमेल सोल्जर्स थी जी। वो भी रिलीज हुई हैं। तो टोटल इनको मिला करके 24 हो जाता है जो अभी तक हुआ है। और इजराइल ने ऑलरेडी इनके तकरीबन 900 के आसपास रिलीज करने हैं फिलिस्तीनियंस, जिसमें से उन्होंने 700 750 करीब जेल्ड हैं, जेल में जो उनके साथ हैं। इन हॉस्टेज के जो रिलीज होने के बाद 900, जिसमें से उन्होंने तकरीबन आधे तो रिलीज कर दिए हैं, आधे से ज़्यादा। तो ये जो है चीज़ जिसके ऊपर मेन जोर था वो भी फॉलो नहीं हो रहा है पूरे तरीके से। और अभी भी ये बड़ा मुश्किल लग रहा है कि कैसे होगा। आप देखिए न्यूज़ में दर्शक देखते होंगे कि किस हिसाब से जो है हमास उनको रिलीज कर रहा है। जी। कैसे उनके लड़ाके आ रहे हैं, कितना वो तैयारी करके और रिलीज कर रहे हैं और किस हिसाब से। और उसको देख के लगता नहीं कि हमास एक्चुअली उसको पूरा डाउन इन्होंने कर दिया या उसका खात्मा किया है या कर पाएंगे। जी। अब देखिए फेज़ 1 की बात थी, फेज़ 2 में तो इजराइल का विड्रॉल होना है उन इलाकों से और पैलेस्टीनियंस ने आना है। तो ये जो चीज़ भी ज़्यादा चैलेंजिंग लग रही है देख करके कि कितना पॉसिबल हो पाएगा जैसे सिचुएशन अभी है। जी। तो एक कुछ चीज़ें वहाँ चल रही हैं
और ये सारी चीज़ों को देख करके, जैसे मैंने कहा कि हमास का जो कंडक्ट है, जिस तरह हमास एक्सचेंज कर रहा है, जिस तरह उन्होंने कभी उसके पीठ पर कुछ लिख करके चिपकाते हैं हॉस्टेजेस के बताने के लिए, जिस तरह वो सिग्नेचर करा रहे हैं, या कुछ जगह उन्होंने कुछ गिफ्ट भी दिया है जिसमें बेसिकली वो अपनी चीज़ें, पैलेस्टीनियंस की चीज़ें उन्होंने भेजी हैं देखने के लिए लोगों को। ये सब देख के लगता नहीं है कि या ये लगता है कि अभी भी हमास जिंदा है, ऑर्गेनाइज्ड है, जिंदा तो है ही, ऑर्गेनाइज्ड है, और वो जो है एक तरह से मिलिट्री फोर्स अभी भी है जी। तो ये चीज इससे पता लग रही है, और इससे ये भी लग रहा है कि जो फाइनल सेटलमेंट है जिसमें गाजा का एडमिनिस्ट्रेशन की बात आएगी, तो लगता नहीं है कि जिस तरह हमास अभी अपने आप को कंडक्ट कर रहा है कि वो गाजा के एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ देगा जी। वो उसमें हिस्सा लेना चाहेगा, जो कि अभी दोनों अमेरिका और इजराइल या नेतन्याहू दोनों नहीं चाहते हैं जी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और नेतन्याहू अगर इससे देखने से बड़ा साफ होता है कि उनका जो एम है हमास का खात्मा, वो तो हो नहीं पाया है, और बहुत जल्दी, इतनी जल्दी होगा भी नहीं जी। तो और जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका ने, देखिए ट्रंप ने तो बड़ा साफ कर दिया था कि कोई भी हॉस्टेजेस को बिना नुकसान पहुंचाए रिटर्न करना है जी। और अगर वापसी में हम देख रहे हैं कि इतने हॉस्टेजेस की डेड बॉडीज आ रही हैं, तो मतलब नुकसान तो पहुंचा ही गया है, जैसे भी होगा बताया भी जा रहा है। इनफैक्ट अब तो उल्टा हो रहा है, हमास कह रहा है कि जो पैलेस्टीनियंस वापस आ रहे हैं और जो इजराइल के जेलों में थे उनको टॉर्चर किया गया, उनको भूखा रखा गया, स्टारवेशन एज ए वेपन इस्तेमाल किया गया जी। और उनको मानसिक शारीरिक दोनों जो यातनाएं दी गई, ये अब हमास कह रहा है। तो ये कुछ अलग ही आ रही हैं। और जहाँ तक आपने बात की वेपन्स का, देखिए इन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तो उन्होंने खास करके 2000 पाउंड जो बॉम्ब थे जी, वो मना कर दिए थे कि उसकी वजह से सिविल एरियाज में सिविलियंस का नुकसान बहुत हो रहा है जी। लेकिन अभी रिलीज कर दिया इन्होंने ट्रंप ने। इनफैक्ट 7 फरवरी को ही जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आई थिंक $7.25 बिलियन जो है उसके बॉम्ब्स और गाइडेड मिसाइल्स और इंक्लूडिंग हेल फायर मिसाइल्स हैं, इनकी डील की है इजराइल को देने के लिए, उन्होंने अप्रूव किया है। तो आर्म्स एम्युनिशन जो भी कम थे वो चालू हो गए इनके पास आना। और जहाँ तक स्ट्राइक है राफा से लेकर के इवन वेस्ट बैंक में भी, और इसके अलावा इवन लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी इजराइल अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है जी। उसका कहना है कि हम तो टेररिस्ट के ऊपर हम अपना ऑपरेशन कर रहे हैं जी। कि हमारा एम है कि वो जो है अभी और जो भी ट्रूस है उसको जो है खराब नहीं करें। तो ये चीज़ें हैं जो इनको अब लगता नहीं देख करके कि बहुत जल्दी ये बिल्कुल जैसे हम चाहते थे कि सीज फायर हो जाएगा, जो अगले उसमें था चरण में, वो हो पाएगा इतनी जल्दी। और अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो अभी थे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो अभी गए थे इजराइल में, वहाँ जा करके उन्होंने बड़ा साफ किया था कि हमास जो है एक मिलिट्री फोर्स या गवर्नमेंट के हिसाब से, जैसे पहले तो वहाँ गवर्नमेंट हमास की ही थी जी गाजा में, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं लेके चल सकते हैं। तो वो जो है अभी वो सऊदी अरेबिया में गए हुए हैं ऑलरेडी। आज तो खैर वहाँ उनकी मीटिंग है सरगेई लारोव जो रूस के फॉरेन मिनिस्टर हैं, बट उसके अलावा उन्होंने यहाँ के सिचुएशन पर भी बात की है। और देखिए ट्रंप का जो गाजा प्लान है उसको लेकर के नेतन्याहू ने भी बोला है कि वो तो बिल्कुल कमिटेड है, जो उनका प्लान है कि गाजा पूरा खाली होना चाहिए जी। ये ट्रंप ने कहा है और नेतन्याहू तो पहले ही से कह रहे हैं कि गाजा उनके पास होना चाहिए। और लेकिन देखिए प्रॉब्लम एरियाज क्या हैं इसमें जो मुख्य हैं। सबसे पहली चीज़ है कि क्या इजराइल, अगर ये प्लान अभी आ रहा है और जो उसमें इनकी संधि हुई थी, जो ट्रूस पीस प्लान था, उसमें से गाजा से विड्रॉ करना था जी आईडीएफ ने, तो क्या अब इजराइल की फोर्स विड्रॉ करेगी जब ये प्लान है कि गाजा जो है खाली होना चाहिए, अमेरिका के पास होना चाहिए। इनफैक्ट ये देखिए कि जो लेबनान के साथ जो पीस प्लान था उसके हिसाब से 26 जनवरी तक
इजरायली फोर्स विड्रॉ कर जानी थी सदर्न लेबनान से, जी लेकिन अभी नहीं हुई, वो आज तक के लिए एक्सटेंड किया गया जी और अभी भी नहीं लगता कि वो हो पाएगा। जी तो ये डिले चल ही रहा है, वायलेशंस चल ही रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनफैक्ट एक वो है मॉनिटरिंग एजेंसी है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड इवेंट डेटा प्रोजेक्ट करके है, जी उन्होंने जो कंपाइल किया है, उन्होंने कहा कि काफ़ी वायलेशंस हो रहे हैं जी इसके बीच में भी। और उन्होंने इनफैक्ट यहाँ तक कहा है कि तकरीबन 300 से ज़्यादा एयर वायलेशंस और बाकी वायलेशंस हुए हैं इजराइल की तरफ से 27 नवंबर से लेकर के उन्होंने जनवरी एंड तक का दिया है डेटा। जी तो अब दूसरी जो वायलेशंस, मतलब एक प्रॉब्लम एरिया, अगर ये चलता रहेगा तो लगता नहीं कि जो है पीस प्लान इतना जल्दी आगे बढ़ पाएगा। दूसरा देखिए, मैंने कहा कि हमास ने ऑलरेडी बोला कि उनके जो भी प्रिजनर्स थे इतना टॉर्चर किया गया। अभी इजराइल को डेड बॉडीज मिल रही हैं, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके हॉस्टेजेज आएंगे। अब इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा इजराइल में, जी जो कि नेतन्याहू के खिलाफ जाएगा। तो क्या, और राइट विंग ऑलरेडी नेतन्याहू का खिलाफ है, नेतन्याहू के जो राइट विंग के उनके गवर्नमेंट में हैं पीस प्लान के इस तरह के, तो ये डेड बॉडीज देख करके क्या वो लोग शांत बैठेंगे? बिल्कुल। या इनको पीस प्लान को ऐसे चलने देंगे? और इनफैक्ट अभी लेबनान में उन्होंने हमास के इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने हमास एक ऑफिशियल को मारा है 3 दिन पहले। जी इन्होंने दोनों ने कंफर्म किया कि हाँ वो मारा गया। तो इस हिसाब से देखते हुए मतलब मुझे लगता है कि किसी के ऊपर भरोसा नहीं है जी न इजराइल को हमास के ऊपर, न इजराइल को हमास को इजराइल के ऊपर, न इजराइल को हिजबुल्लाह के ऊपर। जी कि ये भरोसा रहता तो फिर ये एक्शंस नहीं होते, जी फिर वो पीस प्लान चलता। और हम अगेन दर्शकों को याद देना चाहेंगे कि हम लोगों ने कहा था कि देखिए मॉनिटरिंग जब तक इसके ऊपर कोई एजेंसी नहीं होगी तो ये ऐसे नहीं चल पाएगा। जी अब इजराइल का जो उनकी मोराल है और बढ़ गया जब से ट्रंप ने उनको पूरी बैकिंग अपनी दे दी है। जी और वो जब बढ़ गया है तो जो प्लान है उसको अरब और जो तुर्की कहिए या अरब के देश के बाकी लोग हैं, बिल्कुल उन्होंने निगेट कर दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि गाजा को आप जो है अमेरिका को दे दीजिए, अमेरिका डेवलप करेगा उसको। और हमास जो है, जैसे हम लोगों ने पिछली बार भी कहा था कि हमास इसका पूरा फायदा उठाना चाहेगा अपने आप को रिग्रुप करने में, जी जिससे कि ऐसा न लगे कि वो खत्म हो गया हो और उसकी बिल्कुल वर्चस्व खत्म हो जाए। वो चीज़ वो होने नहीं देगा और मदद जरूर लेगा ईरान और बाकियों से। हालांकि अभी ओपन में कुछ नहीं आ रहा है जी, लेकिन उनके एक्शंस जो हम देख रहे हैं, जिस तरह वो हॉस्टेजेस को छोड़ रहे हैं, जिस तरह जैसे वो अपने आप को लेके आ रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसको देख के नहीं लगता कि वो ऐसे ही जाने देंगे या छोड़ देंगे या पीछे बैठ जाएंगे। ये पूरी तरह वहाँ जा नहीं रहा है अभी भी जी तो वहाँ मुश्किलें हो ही रही है। इसलिए जो सेकेंड और थर्ड फेज आने हैं उसका लगता नहीं कि इतनी जल्दी हो पाएगा। जो परमानेंट सीज फायर है या विड्रॉल है जैसे हम कह रहे थे आईडीएफ का, या हॉस्टेजेस की अन प्रिजनर्स की पूरी रिलीज है, क्योंकि अगर डेड बॉडी जाएंगी या कुछ नहीं होंगे तो और मुश्किल होगा। और ये भी है, अभी भी दबी खबर यही आ रही है कि सारे हॉस्टेजेस हमास के कब्जे में नहीं है, कुछ बाकी जो छोटे मोटे ग्रुप्स हैं उनके पास भी हैं जी तो कहाँ हैं कैसे हैं ये पता ही नहीं लगेगा। दूसरा जो बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं जिसका था कि भाई ये पीए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी या बाकी मैन करेंगे, तो वो भी नहीं हो रहा है। और देखिए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को तो कोई मानता ही नहीं है गाजा में जी, वो वेस्ट बैंक में है, यहाँ उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब क्रॉसिंग्स कौन मैन करेगा, कौन वहाँ चेक करेगा? पहले तो था कि पैलेस्टीन के ही लोग करेंगे, लेकिन अभी तक तो आईडीएफ के पास ही है। रिकॉन्स्ट्रक्शन प्लान 3 से 5 साल का होना था एज पर पीस प्लान के गाजा का। अब गाजा का जो बताया जा रहा है कि वहाँ तो बिलियंस लगेंगे डॉलर जी, और 15 से 20 साल लग जाएंगे उसके रिकॉन्स्ट्रक्शन में, तो कौन करेगा, कैसे करेगा? तो ये काफ़ी अभी प्रश्न चिन्ह हैं जो कि सिर्फ इस पीस प्लान से नहीं हो पाएंगे। और आईडीएफ ने तो पहले ही कर रखा है कि भाई गाजा हमारा है। अब अमेरिका ने भी, ट्रंप ने भी बोल दिया है। और जहाँ तक
एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, कौन करेगा कैसे करेगा, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। और अभी की जो है 2-3 चीज़ें हैं, देखिए एक ही चीज़ नहीं, इसके ऊपर डिपेंड करता है पूरा नेतन्याहू का फ्यूचर जी इजराइल में और बाहर, ट्रंप का भी, बिकॉज उन्होंने जो एक चीज़ प्लान दे दिया, अब अगर उससे पीछे हटेंगे तो उनके लिए भी मुश्किल होगी। और इसके साथ ही पूरा जो है मिडिल ईस्ट, उसमें क्या होगा जी अगर ये चीज़ मान ली जाती है और अमेरिका अगर पूरा अपना वर्चस्व कर देता है, गाजा ले लेता है, तो फिर ये चीज़ तो आगे भी कहीं भी उठ सकती है, कहीं भी हो सकता है इस तरह। जी और फिर जिस पैलेस्टीनियंस को लेकर के यूएन जनरल असेंबली से लेकर के यूरोप के सारे देश मान चुके हैं, कह चुके हैं, टू नेशन थ्योरी चलेगी, मतलब को एग्जिस्ट करेंगे, इजराइल एज ए स्टेट, पैलेस्टीनियंस एज ए स्टेट, उसका क्या होगा? जी जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, लॉ है, उसका क्या होगा? जी ये सारे प्रश्न चिन्ह हैं अभी, और इससे देख के लगता नहीं कि बहुत जल्दी या इतने आसानी से ये पीस प्लान चल पाएगा। सर, रियाद में रूस यूक्रेन युद्ध पर होने वाली वार्ता का क्या भविष्य रहने वाला है? यूके ने यूक्रेन को शांति सेना की पेशकश भी कर दी है। इसी बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि यूरोप की सशस्त्र सेनाओं के निर्माण का समय आ गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूसी राष्ट्रपति के साथ वार्ता को लेकर काफ़ी आशान्वित नजर आ रहे हैं। आखिर चीज़ें जो हैं वो किस दिशा में बढ़ रही हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो हम देखें कि हो क्या रहा है ग्राउंड पर। जी देखिए, रूस जो है वो अपना एरिया कैप्चर किए जा रहा है, जी पोक्रोस्क में पहुंच ही गया है लगभग, वो उसने कर लेना है। जी मिकालेव जो इसका एक हब सेंटर था इस यूक्रेन का, जी वहाँ पावर प्लांट को उसने ध्वस्त कर दिया 3 दिन पहले। जी 1 लाख की पॉपुलेशन के पास अब बिजली नहीं है, जी एनर्जी की बहुत प्रॉब्लम हो गई है। जी तो रूस तो अपना आगे बढ़ रहा है, डोनेस्क में अपने जो भी कार्रवाई है कर रहा है, कर्स्क में भी अपना एरिया जो लिए जा रहा है। 1300 किलोमीटर के बाद आई थिंक 450 के आसपास ही, जो 1300 स्क्वायर किलोमीटर में पहले यूक्रेन की सेना गई थी, अब 450 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में रह गए हैं। जी लेकिन आयरनी देखिए है कि जब से ट्रंप आए हैं तब से ये लोग भूल गए हैं कि लड़ाई में क्या हो रहा है जी यूक्रेन और रूस के बीच में। जी सभी जो है अब प्लान की बात कर रहे हैं जी कि सब प्लान में होगा क्या, जी और सिर्फ इसलिए हो गया कि अब देखिए हम लोग तो पहले से इस अपने चैनल पर कह रहे हैं कि लड़ाई तभी खत्म होगी जब अमेरिका और रूस बात करेंगे। जी हमने दर्शकों को तो शुरू से बोला है, जी और ये जो बाइडेन के टाइम हो ही नहीं रहा था। जी अब इन्होंने बात करनी शुरू की तो देखिए वो चीज अब पीस प्लान पर पहुंच गई है जी लेकर के। और इसमें आयरनी देखिए कि जो हमने कहा था वही चीज हो रही है, इसमें यूक्रेन और यूरोप कहीं नहीं है। जी पीस प्लान की बातचीत सिर्फ अमेरिका और रूस में हो रही है। जी और यही चीज जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने इस चैनल पर कहते रहे हैं। जी और इसमें जेलेंस्की की देखिए अभी वो करें तो क्या करें, जी वो भी नहीं देख पा रहे हैं कि उनके पास है क्या। वो सिर्फ एक चीज बोले जा रहे थे कि रूस का आना यूरोप के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। जी अब वो थ्रेट था ही, तो कहा इसमें कोई और चीज थी नहीं, लेकिन ये अमेरिका के लिए भी थ्रेट बता करके, और उससे वो हमेशा इसी कोशिश में थे कि उनको हर कुछ मिलता रहे, जी एड हर तरह से आए, मिलिट्री और सिविल एड सब कुछ आता रहे, और ये थ्रेट जो है उनकी काम चलती रहे। लेकिन अभी जो है जिस तरह से हालात बदले हैं, अब उनको भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके पास खुद की सेना अब, और इन सब चीजों को देख करके उनके सेना का भी मोरल डाउन हो गया है। जी लोग पहले कम जा रहे थे, अब काफी जो है फ्रंट एरिया छोड़ करके भाग रहे हैं जी इनके, कि हम करेंगे क्या। कर्स्क में देखिए कुछ जो दबे छुपे जो इनके कुछ इनकी लेटर्स या बाकी चीज़ें आई हैं, इनके जो जवान हैं, जो सोल्जर्स हैं यूक्रेन के, वो यही कह रहे हैं कि हम करेंगे क्या यहाँ, हमारे जो स्ट्रेटजी से बनाने वाले हैं अफसर हैं वो तो हैं नहीं, वो सब पीछे हैं, हम लोग यहाँ मर रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा है, पा कुछ नहीं रहे हैं, कुछ भी हम ले नहीं पाए। और यही चीज़ कुछ यूरोप के देश भी बोल रहे हैं। आज देखिए हंगरी, स्लोवाकिया और कुछ और पार्टी, इवन जर्मनी के जो राइट विंगर्स यही कह रहे हैं जी, वो सब सपोर्ट कर रहे हैं ट्रंप प्लान को। वो कह रहे हैं हमने इतना बिलियंस डॉलर्स खर्च कर दिए और मिला क्या, 1 इंच भी तो कहीं हुआ नहीं, न रूस डाउन हुआ है और न इनका कुछ फायदा हुआ है। तो ये जो चीज़ है काफ़ी प्रॉब्लम अभी आ रही है जिसमें। और देखिए अभी
जो इन्होंने म्यूनिक में 15-16 तारीख को जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें दोनों लोगों ने इनके वाइस प्रेसिडेंट वांस और इवन रूबियो ने जो वहाँ पर स्पीच दिया, बड़ा साफ कर दिया उन्होंने जी कि यूरोप भाई अपनी देखे, और जहाँ तक यूक्रेन का सवाल है वो हम देखते हैं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन 2014 से पहले का यूक्रेन नहीं हो सकता है, बड़ा साफ कर दिया है जी तो अब 2014 का नहीं हो सकता, मतलब यही कि जो अभी है वही रहेगा। जी और एक बार तो ट्रंप ने कुछ समय पहले बोल दिया था कि यूक्रेन रूस का भी हो सकता है जी लेकिन ये चीज एक्चुअली दबा दी गई, जी आई नहीं मेन उसमें। सो उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हमने बहुत ज़्यादा अब इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। और ट्रंप की तो हालत है कि देखिए, उनके एक जनरल ने रिटायर्ड हैं, उन्होंने मतलब अभी रिटायर हुए हैं, उन्होंने डिप्टी चीफ थे, उन्होंने ये बोला है कि हम 6 महीने भी नहीं चल पाएंगे अगर अमेरिका से हमें हथियार और सप्लाई नहीं मिलेंगी तो। जी तो कंडीशंस वहाँ काफ़ी ख़राब हो रखी हैं। और वो इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि यूरोप हमको उतना नहीं दे सकता जितना कि अमेरिका दे सकता है जी मदद। तो वो तो सारा चल रहा था अमेरिका की ही मदद से, और धीरे आगे देखेंगे हम कि अब तो यूक्रेन, अब मतलब पूरा यूरोप जो है अमेरिका की ही मदद पर चल रहा था। जी तो इस वजह से ये अकेले जो है इसको लेकर के नहीं चल पाएंगे जेलेंस्की। और ये G7 का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था फॉरेन मिनिस्टर का वहाँ पर म्यूनिख में ही, इसके बाद ही जो हुआ था, वहाँ उन्होंने तो ज़रूर बोला है G7 में कि भाई हम जो है साथ में रहेंगे यूक्रेन के, लेकिन किस चीज़ से रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जब हथियार वेपन्स इनके पास खुद के नहीं हैं तो उनसे कैसे कर सकेंगे। और जेलेंस्की की मुश्किल ये हो गई कि उनको क्लियर हो गया कि अमेरिका से कुछ नहीं मिलना, तो अब वो यूरोप पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि यूरोप से कुछ मिले। जी और यूरोप की सबसे बड़ी मुश्किल है कि वो अपनी मिलिट्री बढ़ाएं, अपना जो है देखें, तब तो देख पाएंगे यूक्रेन को मदद कर पाएंगे। तो और हालांकि यूरोप ने बोल दिया है, जो फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में यूरोप ने जो नई चीज़ उन्होंने बोली है, उन्होंने ये बोला है कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ होना चाहिए, मतलब शक्ति बढ़ा करके, या आप यूक्रेन को शक्तिशाली बनाइए और तब जो है शांति कीजिए। लेकिन देखिए यूरोप के भी प्रॉब्लम्स हैं, और यूरोप में जैसे मैंने कहा हंगरी और स्लोवाकिया ये तो पूरे अगेंस्ट हैं कंटिन्यू करने के या एड देने को। उन्होंने कहा कि अपने इतने बिलियंस दे दिए, उसे हासिल क्या हुआ, और वो सपोर्ट कर रहे हैं जो ट्रंप का प्लान है। इसके बाद जर्मनी में देखिए जो फार राइट ग्रुप है एएफडी ग्रुप, जब इलेक्शंस उनके आज ही हैं, इलेक्शंस में जो कहा जा रहा था कि उनके यहाँ भी जो हमारी तरह से पॉल सर्वे तो हर जगह होता है कि एएफडी फार राइट पार्टी है जो कि आगे है सबसे, और इसको एलन मस्क ने भी सपोर्ट किया है, बोला है बल्कि उन्होंने कि जर्मनी के लोगों को अब इसको आगे लाना चाहिए जी। और वांस ने भी जब गए थे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने भी एक तरह से सपोर्ट ही किया है। तो ये राइट विंग पार्टी एएफडी जो है वो पुतिन को करीब है, तो ये भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि यूरोप में और अदर यूरोपियन यूनियन में तो जर्मनी सबसे बड़ा है देखा जाए तो। और इसीलिए जो चांसलर भी हैं स्कोल, जो तो बिल्कुल ही अगेंस्ट हो गए हैं अमेरिका के। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि इसमें यूरोप भी डिवाइडेड है जी। तो इसलिए अगर कहा जाए कि यूरोप बड़ी डिसाइसिव होकर यूरोप आएगा इनके साथ पूरी दृढ़ निश्चय करके, वो नहीं हो पाएगा जी, कि वहाँ भी यही है। और देखिए उनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अपनी खुद की भी हैं, तो इतना आगे वो आ नहीं पाएंगे यहाँ पर। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, देखिए $175 बिलियन जा चुके हैं, ठीक है। इन्होंने जेलेंस्की ने बोला कि मैक्सिमम तो उनके खुद के पास हैं क्योंकि उन्होंने हथियार बनाया और इनको दिया जी। लेकिन इनके यहाँ करप्शन और बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा हुई, जो अभी भी अमेरिका में सीनेटर्स कह रहे हैं कि फ़ायदा क्या हुआ इसका, कि सारा तो ऐसे निकलता रहा। और जो रिपब्लिकन हार्ड लाइनर्स हैं, वो उन्होंने कहा कि यूक्रेन तो बीच में और पहले भी विदाउट यूएस एड रह सकता है जी, इतना मुश्किल नहीं है। और उन्होंने यहाँ तक बोला कि मिला क्या है, इतने लोग मारे गए। वो ट्रंप भी कहते रहे कि इतने लोग मारे गए हैं वहाँ यूक्रेन में, आधी पॉपुलेशन डिस्प्लेस हो रखी है, 70% जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। तो लड़के करेंगे क्या?
और बाकी जो बचा कुचा था वो करप्शन में चला गया। जी। तो ऐसे कह करके उन लोग भी अपनी जगह वो भी सही है कि भाई इतना ज़्यादा है। और उन्होंने ये बोला कि जो इन्होंने दिया पैट्रियट मिसाइल, देखिए एक पैट्रियट मिसाइल करोड़ों डॉलर की है, और जो उन्होंने ATACMs आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स उनको दिए, जो आर्मर्ड व्हीकल्स दिए, गन्स दिए, 105 मिलीमीटर एमिनिशन, उन्होंने उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। जी। जो स्ट्रेटेजिकली या जुडिशियसली जिस सही टारगेट पर करते जहां इनको फायदा होता। अब इन्होंने पैट्रियट्स खत्म कर दी, जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल्स खत्म कर दी, लोग अचीव कुछ नहीं कर पाए, दो चार उसके अलावा। तो इस वजह से जो है उनको लगता है कि कोई फायदा नहीं है देने का, वेस्टेज हुआ है इनका सारा। और अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जेलेंस्की को भी समझ नहीं आ रहा है। पहले उन्होंने, जैसे अमेरिका से ट्रंप ने बात की थी कि रेयर अर्थ्स हम इनसे लेंगे, जी। भाई हमने कहा था कि वो तो ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट हैं, लेन देन की बात करते हैं कि हम देंगे तो हम लेंगे। वो चीज़ अब पहले इन्होंने, जेलेंस्की ने खुद कहा था जी। कि रेयर अर्थ में ठीक है अमेरिकन कंपनी जाएंगी तो उनकी सिक्योरिटी के लिए वो तो पैसा खर्च करेंगे, लगाएंगे, और वो हमारा फायदा होगा। अब उनको जब डाउट दिखा तो अब उन्होंने अपनी टीम को बोला है रुकने के लिए, कभी बात नहीं करें जी अमेरिका से रेयर अर्थ्स के लिए। और कुछ मुझे लग रहा है कि यूरोप और जेलेंस्की दोनों सोच रहे हैं कि शायद पुतिन जो है बात नहीं माने ट्रंप की, और इनके बीच में कुछ आपस में नहीं बनेगी, तब उसका हम फायदा उठाएं। ये भी एक वेट एंड वॉच पॉलिसी वो लगाना चाहते हैं। जहां तक यूक्रेन की बात आपने की, यूक्रेन तो कह रहा है, यूक्रेन नहीं सॉरी, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, कि भाई वो ट्रुप्स देंगे वहां पर यूक्रेन में जब जरूरत पड़, अगर पीस प्लान हो जाता है तो पीस प्लान के मुताबिक, क्योंकि अमेरिका ने बोला कि हम तो अपने ट्रुप्स देंगे नहीं जी। ये ट्रुप्स देंगे, बट ट्रुप्स लाएंगे कहां से? जी। आज की तारीख में इंग्लैंड में पिछले 200 सालों में सबसे कम मिलिट्री स्ट्रेंथ है उनकी जी। और इतने कम ट्रुप्स में तो वहां कुछ कर नहीं पाएंगे, तो ट्रुप्स उनको लाना पड़ेगा। फिर अपने इनको जो बेसेस बाहर हैं 80-90, उनमें से ट्रुप्स निकाल के ले आए जी। वो करेंगे नहीं। तो ये, हालांकि सबसे जो इंग्लैंड चाहता क्या है, यूरोपियन यूनियन से तो बाहर है, लेकिन ट्रंप के निकलने के बाद, ट्रंप ने जो बोल दिया कि अमेरिका नहीं ये सब करेगा, तो वो चाहते हैं कि इंग्लैंड जो है एक मेजर पावर वहां उभर के आए कि हम जो है वहां तैयार हैं, हमें करेंगे। लेकिन सिर्फ कहने से होगा नहीं, क्योंकि अब इनको डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, बाकी चीज करेंगे, उसके बाद ही तो कुछ आ पाएगा। हालांकि उन्होंने जरूर 100 ईयर्स पार्टनरशिप की है यूक्रेन से, लेकिन नजर उनकी इन्हीं रेयर अर्थ्स पर थी, और अभी भी वो वही चाहते हैं। ऐसा ना हो कि कहीं ट्रंप अगर चले गए, ले लिया, तो फिर इनकी पार्टनरशिप तो ऐसी की रह जाएगी जी, इंग्लैंड की, जो इन्होंने किया था अभी। तो ये जो है चल रहा है अभी, तो सारा मतलब वहाँ पर फ्लूइड सिचुएशन है। जहाँ तक आज की मीटिंग की बात है, आज ही मीटिंग होनी है वहाँ पर। देखिए अमेरिका से तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो भी हैं वहाँ, देन माइक वॉल्ट जो NSA हैं वो भी वहाँ पर प्रेजेंट हैं, और जो मिडिल ईस्ट के नेगोशिएटर हैं वहाँ पर वो भी, विटकॉफ भी हैं, वो भी इसमें पार्ट ले रहे हैं। और ऑफ कोर्स बाकी जैसे CIA और बाकी लोग हैं वहाँ पर तो हैं ही हैं। रूस से इनके फॉरेन मिनिस्टर लारोव वहाँ पर हैं, और उनकी टीम है जो कि वहाँ पर बातचीत के लिए गए हुए हैं, तो नेचुरली। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये पहली बार मिल रहे हैं जी, खास करके जो रूबियो हैं इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने खुद बोला है भाई मैं तो पहली बार मिलूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी ये नहीं कि मिलने के बाद तुरंत हर एक चीज शुरू हो जाएगी, अभी समय लगेगा, ग्राउंड अभी आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद करेंगे। और दूसरी बात वही सबसे बड़ी चीज वही आती है कि जेलेंस्की या यूरोपियन यूनियन में किसी को बुलाया नहीं, तो वो लोग भी अपनी मीटिंग आज कर रहे हैं कि क्या करें इसमें, क्योंकि अब वो बिल्कुल ही साइडलाइन हो गए हैं दोनों में। और सबसे बड़ा उनको तकलीफ है कि साइडलाइन होने के बाद अगर अमेरिका और रूस साथ में आ गए, सैंक्शंस और बाकी चीजें हट गई, तो फिर क्या होगा, उसमें नुकसान तो इन्हीं का होना है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि UAE को क्यों चुना जी, देखिए इसका भी महत्व है। UAE को क्यों चुना टॉक्स के लिए, कहीं भी कर सकते थे। UAE, देखिए एक चीज तो देखना पड़ेगा आपको कि UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑलरेडी इन्वॉल्व है
जो यूक्रेन और रूस के बीच में जो PAWs का, प्रिजनर्स ऑफ वॉर का एक्सचेंज हो रहा था, जी अभी हुआ, 3 दिन पहले भी हुआ है, जी जिसमें हमेशा इन्वॉल्व रहा है। तो उसके संबंध रूस से और पुतिन से अच्छे हैं, ऑलरेडी हैं। ओपेक का प्रोमिनेंट मेंबर है, ओपेक का रूस भी मेंबर है, तो वो भी एक है, बातचीत उनकी आपस में हमेशा है। और अमेरिका के साथ संबंध अच्छे हैं ही। आपने देखा कि ट्रंप ने भी बोला है, इन्होंने पहले ही बोल दिया, आई थिंक उन्होंने बोला था $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने के लिए, 500 तो इन्होंने बोल दिया है $1 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका में। जी तो और सबसे इसके लिए, ये दोनों के लिए है इंपॉर्टेंट कि बड़े आराम से UAE मीडिएट कर सकता है। तीसरी चीज़ है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए भी ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, क्योंकि इसकी वजह से एक मिडिल ईस्ट में और दुनिया में एक मेजर फोर्स बन के आ जाएगा वो, और तुर्की और बाकी जो आने की कोशिश कर रहे थे उनको नीचे कर सकते हैं जी। तो ये वहाँ के लिए जरूरी था। दूसरा देखिए, जहाँ तक यूरोप ने तो साफ बोल दिया है, जेलेंस्की ने भी बोला है कि हम अगेंस्ट हैं जल्दीबाजी के, क्विक, दे हैव सेड कि वी आर अगेंस्ट क्विक एंड डर्टी डील। जी, उनके ये है कि भाई हमारे खिलाफ रहेगा तो हम जो है इसके अगेंस्ट हैं। तो ये चीज़ें वो लेके चल रहे हैं। अब उनको डर सबसे बड़ा वही है कि ट्रंप ने तो बोल दिया है कि 2014 से पहले का होगा नहीं, मतलब अभी जो चलेगा वो होगा, सैंक्शंस वो हटा देंगे, इकॉनमी इससे रूस की और ऊपर जाएगी, इनकी तो नीचे ही जाएगी, फिर डर जो है इनका बना का बना रहेगा। और अमेरिका के लिए ये जरूरी है, क्योंकि पीस प्लान अगर हो गया तो अमेरिका की इकॉनमी के लिए भी जरूरी है कि इतने रेयर अर्थ्स और मेटल्स मिनरल्स वहां से आ रहे थे, उनका नुकसान है जी, तो वो उनको जरूरी है, उनकी इंडस्ट्री डाउन हो रही है इसमें। दूसरा बहुत जरूरी है कि रूस और चीन इतने नजदीक नहीं आए कि चीन आगे बढ़ जाए। अमेरिका ये भी चाहता है, वो भी निकालना चाहेगा। और उन्होंने ऑलरेडी बोला, देखिए रूबियो ने, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बोला कि सबसे पहली हमारी प्राथमिकता है कि हमारे एम्बेसीज जो हैं वॉशिंगटन में और मॉस्को में वो फुल्ली फंक्शनल हो जाएं, क्योंकि वो पूरी तरह खुल के नहीं फंक्शन कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो एक ये चीज शुरू हो जाएगी। तो और रूबियो ने ये भी कहा है, देखिए कि ये लॉन्ग वे टू गो, वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो। अब स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करने के बाद अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने जरूर कहा है कि ट्रंप ऐसे ही दुनिया के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है, वो शांति चाहते हैं और बाकियों की तरह वो लड़ाई नहीं कराना चाहते। तो उन्होंने और ये भी कहा है कि ट्रंप ही ऐसा कर सकते हैं। तो ये ले करके ये बातचीत हुई है, और ट्रंप ने भी बोला है कि उनकी बड़ी लंबी और बड़ी सुरक्षित प्रोटेक्टिव कॉल हुई है इनके साथ, पुतिन के साथ। लेकिन देखिए मुश्किल तो है, कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है। जो 3 साल से, 4 दिन के बाद तो 3 साल पूरे हो जाएंगे इस युद्ध के, तो 3 साल से जो चल रहा है, आप सोचिए कि 30 दिन में हो जाए, मुश्किल है। कई चीज़ें हम देख रहे हैं कि क्या हालत है। इजराइल और हमास या इजराइल लेबनान की जो भी संधि हुई थी पूरी तरह से नहीं चली। और जहाँ तक रूस का भी देखिए देखना जरूरी है, पुतिन को समय चाहिए जी। वो चाहते हैं कि नेगोशिएशंस ऐसे चलें, थोड़ा समय मिले कि जो कुछ रह गया है वो कैप्चर कर लें, मेन टाउन्स, डोनेट्स्क का इलाका। तो वो तो हमेशा समय चाहते हैं। वो भी चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि देखिए मैं तो शुरू से शांति की बात कर रहा था, जेलेंस्की थे जो शांति की बात नहीं कर रहे थे जी, क्योंकि ये पहले भी बोल चुके हैं, वो लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रेजीम, गवर्नमेंट चेंज हो जाए यूक्रेन की, यूक्रेन इनके उसमें रहे, जो पॉलिटिकल पार्टी जो और ऊपर आए। और ये ट्रंप ने भी बोला है कि और पार्टी जो वहाँ पर आगे आनी चाहिए, इलेक्शंस होनी चाहिए। दूसरी चीज़, वो थ्रेट, जो डर है यूरोप को, वो डर बना के रखना चाहते हैं जी। वही मेरे ख्याल से ट्रंप भी चाहते थे कि यूरोप को डर नहीं रहेगा तो इनका पैसा लगता रहेगा, वो अपनी जो ऐश करते रहेंगे और उनके पैसे खर्च होते रहेंगे अपनी डिफेंस और सिक्योरिटी पे। तो एक ये भी मुझे लगता है कि चीज़ है जो मजबूर करेगा कि उनकी इकॉनमी नीचे ही रहे, वो और पैसे अपने डिफेंस पर लगाएं जी। तो एक ये भी हो सकता है। और जहाँ तक अभी ये देखिए, यूरोप आइसोलेटेड हो गया है, उनको भी लग गया है, अपने में भी आइसोलेटेड हैं, बाहर से भी आइसोलेट हो गए। ना पुतिन पूछ रहे हैं उनको, ना ट्रंप पूछ रहे हैं। तो उनको जो है अब लगता है कि ये भी नहीं हो पाएगा, और यूक्रेन के पीछे जो उनको रेयर अर्थ मिनरल्स मिलने थे वो भी शायद हाथ से निकल जाएगी। लेकिन एक और चीज़ देखिए, जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट वांस ने ये भी कहा है कि अगर पुतिन नहीं मानते हैं तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है कि हम अपनी सेना भी यूक्रेन में रखेंगे और
सैंक्शंस और भी हम इकोनॉमिकली और मिलिटरली दोनों दबाव हम पुतिन पर डाल सकते हैं। जी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि जैसे जो बात हुई है पुतिन और ट्रम्प के बीच में, दोनों बहुत उत्साहित हैं, मिलने के लिए उत्साहित हैं, तो मतलब चीज़ आगे बढ़ सकती है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि नुकसान अगर जो अभी तक हुआ है वो जेलेंस्की का सबसे ज़्यादा हुआ है, यूक्रेन का और यूरोप का हुआ है, और शायद आगे भी ऐसे ही रहेगा। सर, चीनी सेना की क्षमताओं पर एक रैंड कॉर्पोरेशन रिपोर्ट आई है, उसको कैसे देखते हैं आप? नीरज जी, देखिए, रैंड कॉरपोरेशन के बारे में दर्शक भी जानते ही हैं कि एक यूएस का, अमेरिका का थिंक टैंक है, जी। स्ट्रेटजिक थिंक टैंक है, जी। और जो कि रिपोर्ट ऐसे बनाता रहता है जी। उनके लिए, और ये काफ़ी काम करता रहा है अमेरिका के लिए, उनकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए। कोल्ड वॉर से मैं लूँगा, कोल्ड वॉर से लेकर के अभी तक उसने काफ़ी रिपोर्ट्स बनाई हैं जी। जो कि थिंकिंग और स्टडी इनकी करती रहती है। और दूसरी चीज़, अगर मैं ज़्यादा डीप में जाऊँ जी। तो ये भी है कि रैंड कॉरपोरेशन में काफ़ी फंड्स इनके पेंटागन से आता है, अमेरिका के, जी। CIA का भी होता है इसमें, जी। और ये बनाते हैं उसी हिसाब से। दर्शकों को याद होगा कि हमने शुरू में ही, जब ये रूस और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, जी। तो मैंने एक जिक्र किया था रैंड कॉरपोरेशन की एक स्टडी रिपोर्ट है 2018 की, जी। और रिपोर्ट वो अमेरिका के पेंटागन के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने की थी। जी। उन्होंने, मतलब उनके डिपार्टमेंट से किया गया था, और उसमें यही था, हाउ टू वीकेन रशिया। जी। तो 60% तो ये उसी के हिसाब से चला। जी। एंड में शायद वो पुतिन को ठीक तरह से स्टडी नहीं कर पाए होंगे कि ये सिचुएशन अभी आई है जी। जो था उसमें। तो ये रिपोर्ट्स इनकी आती रहती हैं, और जहां तक चीन की बात है, उसके ऊपर ये रिपोर्ट अभी इन्होंने पब्लिश की है जी। कुछ दिन पहले। लेकिन पिछले महीने जो इनका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, जी। वो भी अपनी रिपोर्ट बनाता रहता है, अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जी। चीन के लिए। और पिछली बार हमने, आई थिंक पिछले महीने इस पर बात भी की थी। 160 पेज की रिपोर्ट उनकी थी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की इसके ऊपर। जी। और जो अभी रिपोर्ट है बेसिकली चाइनीज आर्मी के बारे में, और देखिए बहुत कुछ कहा जा रहा था। थोड़ा बैकग्राउंड में यही था कि भाई ताइवान पर कुछ करेगा, अमेरिका से आगे निकल जाएगा, जो जैसे चीन अपना दिखा रहा था। चीन ने 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का एक मीडिया में भेजा था, जी। वो बना करके वो 6th जनरेशन कर रहा है। अभी 5th पर ही हम पूरी तरह नहीं पहुंच पाए हैं। और वो कहा भी गया था, हमारे चीफ्स ने कुछ बोला था कि भाई 6th का भी हमारे पास तो कोई डेटा नहीं है, और हो सकता है ये न्यूज फैलाने के हिसाब से भी किया गया हो, बिकॉज ये सब चीज़ें वन अपमैनशिप चलती रहती हैं। जी। हो भी सकता है। लेकिन ये भी दूसरी जगह है कि चीन जरूर मॉडर्नाइज कर रहा है अपनी मिलिट्री, जी। काफ़ी कुछ कर रहा है। उसके साथ साथ ये भी है कि वहाँ करप्शन इतना हुआ, आगे हम देखेंगे कि अगर आप देखिए 2022 से लेकर के इन 2-2.5 सालों में 10 लोग जो कनेक्टेड थे जी। विद डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज और उनके ये जो मैन्युफैक्चरिंग के, जी। वो करप्शन के चार्जेस में हटे। जी। आपको याद होगा 2 डिफेंस मिनिस्टर, बिल्कुल। 3-4 आर्मी कनेक्टेड जनरल से जो निकाले गए, जी। और कुछ सिविल में और भी लोग थे, कनेक्टेड थे। तो ये भी, इस चीज को भी हम वो नहीं कर सकते। लेकिन यह बात तो मानना पड़ेगा कि चीन मॉडर्नाइज कर रहा है, जी। कोई शक नहीं इसमें। सबसे बड़ी नेवी है उसकी, जी। अमेरिका की उसके बाद है। लेकिन क्वालिटी में अमेरिका की नेवी जरूर है, अच्छी जी। है। जी। लेकिन लार्जेस्ट नंबर्स में और बाकी चीज में देखा जाए तो इनकी नेवी है। जो एयरफोर्स की कैपेबिलिटी है वो भी इसने काफी बढ़ा रखी है। जी। साइबर वॉरफेयर में काफी आगे बढ़ गया है। जी। हाइपरसोनिक मिसाइल में अमेरिका से आगे है जी। चीन। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको कि नकारा नहीं जा सकता। लेकिन चीन कर रहा है एक एम के साथ कि वो भी वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है। जी। उसने जरूर पार्टनरशिप रूस के साथ रखी है, बट उसको भी लग रहा है कि रूस अभी नीचे हो रहा है इस लड़ाई में, और हम जो है बराबरी कर सकते हैं अमेरिका की, और आगे हो सकता है कि आगे निकल जाएं। अब जो ये स्टडी है, देखिए फोकस किया इन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और उनकी मिलिट्री के ऊपर, और ये जो स्टडी है ये ज़्यादा फोकस कर रहा है कि इनका जो कहना है कि चाइनीज मिलिट्री जो है, जब से शी जिनपिंग आए हैं, हालांकि शी जिनपिंग नए तो है नहीं, 15 जी। साल हो गए, जी। इससे पहले चाइनीज जो सिक्योरिटी काउंसिल है चाइना के, उसके भी ये सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो प्लानिंग में हमेशा से हैं, शुरू से हैं। जी। तो वो जो है ज़्यादातर
उसको लिया जा रहा है कि वो चीन से ज़्यादा सीसीपी की जो इनके चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिसीज हैं उसको ऊपर ज़्यादा ध्यान दे जी। और जहाँ तक कंपटीशन है उसके साथ तो है अमेरिका का और बाहर के साथ तो करता ही रहेगा वो, लेकिन इनका कहना है कि ये पॉलिटिकल ज़्यादा है जी। इनकी जो ट्रेनिंग है बाकी चीज़ें हैं वहाँ पर तो ये जो है लग रहा है कि हाँ कुछ हद तक सही है कि देखिए चीन की मिलिट्री में बटालियन लेवल तक एक पॉलिटिकल कमिसार होता है जी। वो पॉलिटिकल कमिसार काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंस करता है माइंड जो है, दैट मीन्स प्रो एक पार्टी है ही है, उसी की नीतियों को लेके चलना है। और लेकिन हैं देखिए वो बड़े फ्लुएंट, मैंने भी अपने सर्विस के दौरान एक बार उनकी पेट्रोलिंग आ रही थी बॉर्डर पर, हम मिले जी। और बहुत फ्लुएंट उसने हिंदी बोली और बताया भी कि मैं जो है पॉलिटिकल कमिसार हूँ जी। और ये भी कहा कि इन लोगों को कुछ नहीं आता जो उनके ऑफिसर्स थे और बाकी थे जी। तो कहने का मतलब कि वो जरूर इन्फ्लुएंस करते हैं जी। तो ये चीज़ तो है उनके ऊपर। और कहा जा रहा है कि इस चीज़ पर शी जिनपिंग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इंटरनल वीकनेस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए जो कहा जा रहा है कि ये बड़ी हाई लेवल की वर्ल्ड उसमें कहीं भी इंटरफेयर करने की हामी होगी, वो शायद इस स्टडी के हिसाब से कि ये नहीं है जी। और जो कंपटीशन है इनका वो जो है बेसिकली अभी उतना आगे नहीं है कि इतने डीपली वो आगे बढ़ पाए, तो ये चीज़ इस रिपोर्ट में है। और उनका ये भी कहना है कि देखिए चीन ने 1979 मतलब 1979 के बाद कोई लड़ाई नहीं लड़ी है जी। और वियतनाम वॉर था जहां पर कि उनको मुंह की खानी पड़ी। आपको याद होगा उस समय हमारे विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिस दिन वो गए उसी दिन जो है उन्होंने वियतनाम पर उन्होंने अटैक किया चीन ने और वो वापस आ गए अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ से। तो उस समय वो हमको पता है कि कितना नुकसान हुआ चीन का, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था वहाँ पर। तो इसलिए चीन की सेना में वास्तव में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है इस मामले में जी। तो हो सकता है कि वो फोकस ज़्यादा वहाँ कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड पावर बनने की उनकी चाहत तो है इसमें। और एक कुछ स्टडीज पहले आई थी जिसमें यह भी कहा गया था कि 2027 तक एक मेजर पावर बन सकता है चीन जी। तो हो सकता है उसके साथ भी ये स्टडी उसके लेकर के चल रही हो देखने के लिए। और अभी यह भी कहा जा रहा है कि देखिए चीन जो है डायरेक्ट मिलिट्री लेकर के उसके प्रभाव से नहीं बल्कि इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक तरीके से ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना चाहता है BRI के थ्रू। बाकी जो जैसे वो उनके मिलिट्री रिलेशन डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ा करके उनके यहाँ अपने जो भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है वो सब करके इसके हिसाब से जो है वो आगे बढ़ रहा है। ताइवान का थ्रेट है और रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया इनको लेकर के वो चलना चाहता है अभी फिलहाल। लेकिन देखिए वीकनेसेस जो हैं चीन का, ट्रुप्स ऑन ग्राउंड कम है, उनके भी ट्रुप्स जो है हमारी आर्मी की तरह परमानेंट नहीं होते जी। कुछ ही वो ज़्यादातर उनके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं जिनको इंसेंटिव अब ज़्यादा दे रहे हैं वो लेकर के। और पूरी तरह कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि पूरी तरह वो तैयार नहीं है। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि कुछ समय पहले शी जिनपिंग ने खुद बोला था कि ट्रुप्स बिल्कुल तैयार, मतलब पूरी तरह तैयार नहीं है लड़ने के लिए, मतलब उनकी ट्रेनिंग से लेके बाकी चीज़ें सही नहीं है। उन्होंने मेजर कोई इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस अभी तक किए नहीं हैं जी। और उनका कहना है कि अगर इसी में लगते रहेंगे तो उनकी इकॉनमी जो अभी नीचे जा रही है और नीचे जा सकती है जी। और इसको देख करके स्टडी कहती है कि भाई वो बहुत कुछ अभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो कंक्लूजन आता है उनके स्टडी का कि वो ये कह रहे हैं कि चीन जो है दूसरे तरीके ज़्यादा अपनाएगा, दूसरे तरीके जैसे हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमी, साइबर वॉरफेयर, इनडायरेक्ट मेथड जो हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, पॉलिटिकल, ये सब चीज़ें लेकर के ज़्यादा आगे बढ़ेगा। और अमेरिका के जो अलायंसेज हैं बाकी देशों के उनको कमज़ोर करने की कोशिश करेगा इन सब इंसेंटिव्स और बाकी तरीकों को लेकर के। और उनका ये कहना है कि अमेरिका को चाहिए कि अपना फोकस जो है वो भी शिफ्ट करे, अपनी स्ट्रेटजी बनाए इसके खिलाफ। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की जगह ये जो चीज़ें
चीन कर रहा है। जैसे अब ताइवान के ऊपर इतनी ज़्यादा वो एयरक्राफ्ट, अपने शिप्स, बाकी चीज़ें भेज रहा है उसी को डराने के लिए और जी। बाकी चीज़ें दिखाने के लिए। जी। तो उन चीज़ों को लेकर के वो चलेगा जो इसमें कहा जा रहा है डिप्लोमेसी को और बाकी चीज़ें के लिए, कि नॉन मिलिट्री डोमेन्स जो हैं जी। उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो मिलिट्री है, जिस तरह कहा जा रहा है उतनी ताकत से लड़ाई नहीं लड़ पाएगी। हम अगर अपनी कोट करें, देखिए जिस तरह भारत के साथ हुआ, जिस तरह कन्फ्रंट किया, वो उसके बाद से वो इतने आगे नहीं बढ़ पाए, बट वो पीस प्लान में आ गए कि जी। बातचीत करेंगे। लेकिन अगेन मैं इसी की कोट दोबारा करूंगा जी। कि ये भी एक चीज हो सकती है। जी। पहले भी तो उन्होंने ऐसे ही किया था, हिंदी चीनी भाई भाई से लेकर के आगे तक आए और जी। कुछ न कुछ ये आगे बढ़ते रहे। तो ये सब चीज़ें हैं जो कुछ लेकर के स्टडी में है। तो जैसे मैंने कहा कि एक स्टडी एक तो अगर फोकस्ड है, यस, लेकिन पूरी तरह ये कहना कि चीन तैयार नहीं हो पाएगा वो भी सही नहीं है। चीन तैयारी कर रहा है, हाँ, इतना ज़्यादा तैयार नहीं होगा जितना कि वो कह रहा है। हर एक आर्मी करती है जी। कि हम हरी तरह तैयार हैं, लेकिन तैयारी कर रहा है उसको पूरी तरह नकारना गलत होगा। लेकिन मैं एग्री करूंगा कि अभी के हिसाब से जो नॉन मिलिट्री डोमेन है उसमें चीन ज़्यादा फोकस कर रहा है। जी। बाकी वॉरफेयर जो साइबर और बाकी हम कर रहे थे, इकोनॉमिक, मिलिट्री, जी। और उस पर जरूरी है उसी से उसको जवाब देना, लेकिन मिलिटरली तैयार भी रहना। बिल्कुल सर, बांग्लादेश ने भारत से कहा है कि सार्क की बैठक बुलाई जानी चाहिए। क्या उरी हमले के बाद से बंद पड़ी सार्क बैठक को बुलाया जाना चाहिए? नीरज जी, देखिए जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने सार्क के रिवाइवल की बात अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ बातचीत में की है। जो अभी मस्कट में जो 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसके बाद इनकी मुलाकात हुई, जहां पर उन्होंने ये बात उठाई है। और इससे पहले भी इनफैक्ट मोहम्मद यूनुस भी पिछले साल ही बात कर चुके हैं कि वो सार्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये जो हमारे विदेश मंत्रियों की मुलाकात थी, जो कि ये दूसरी मुलाकात थी इनकी, पहली मुलाकात तो इनके यूएन जनरल असेंबली के समय हुई थी पहले, पिछले साल। और यह भी इन्होंने कहा कि जो गंगा वाटर ट्रीटी है जो 1996 में हुई थी, जो कि अभी 2026 में ख़त्म होनी है, 2026 तक है, उसको जो है उसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए, उसको भी आगे बढ़ाना है। और उन्होंने जहाँ तक सार्क की बात है, देखिए सार्क तो 2016 से बिल्कुल डेड पड़ा हुआ है, यूरी अटैक के बाद, क्योंकि भारत ने बड़ा साफ कहा था कि टेररिज्म और उसके बाद जो है पीस, ट्रेड, दोनों साथ नहीं चल सकते। तो इस वजह से बंद था। और इसके बाद जब नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होनी थी, भारत नहीं गया था, और उस समय शेख हसीना प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, वो भी नहीं गई थी, वो सब। और उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई सार्क की। और इसी मीटिंग में जब ये बातचीत हुई तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने यह भी कहा, उन्होंने अपने जब वार्ता हुई उनकी, कि बिम्स्टेक जो है उसको जो है हम आगे बढ़ाएंगे, उसको आगे बढ़ा के चलना चाहिए, क्योंकि बिम्स्टेक जो है उसमें पाकिस्तान नहीं है। सार्क में तो 8 देशों में पाकिस्तान है, इसमें पाकिस्तान नहीं है, और इस वजह से इसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। जो 1997 में बना था, जिसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान, मालदीव इसमें शामिल हैं। हालांकि म्यांमार में जरूर थोड़ी प्रॉब्लम है, बट इसको लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है। और ये जैसे मैंने कहा 1997 में बना था, सार्क तो 1986 में, 1986 में बना था, और लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया वहाँ से। जो मेन प्रॉब्लम एरिया यही थी कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच का है, और बांग्लादेश में अभी हो रहा है, हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ, और टेररिस्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है इन देशों में। दूसरा, आपसी विश्वास की कमी, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, पीठ पीछे कुछ और करते हैं, लेकर के प्रॉब्लम्स अलग हैं, सबकी व्यूज अलग हैं,
एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आकर के बात नहीं करते हैं, खास करके पाकिस्तान तो और अभी बांग्लादेश। टेरर ग्रुप्स जैसे मैंने कहा, और ये हमारे विदेश मंत्री ने ही जून 2024 में बोला था, एक प्रेस वार्ता में ही उन्होंने बोला था कि टेररिज्म बाय नाइट और ट्रेड बाय डे, ये चीज हम लेकर के नहीं चल सकते, जो पाकिस्तान की पॉलिसी है। और देखिए अभी यही वजह है कि आसियान या यूरोपियन यूनियन की तरफ ये आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि जहां मीटिंग होती है वहां पाकिस्तान बायलैटरल इश्यूज लेके चला आता है। जो एम्स हैं उन एम्स के बारे में बात नहीं होती है, फोकस बायलैटरल इश्यूज पर जाता है और फिर बात आगे बढ़ नहीं पाती। हालांकि भारत ने कहा कि बिल्कुल हमने विड्रॉ नहीं किया है 2016 के बाद, लेकिन जब तक ये चीजें जो टेररिज्म और बाकी मामला है अगर नहीं होता है तो फिर ये कैसे रिवाइव हो सकता है, आगे कैसे बढ़ सकता है। पाकिस्तान ने पहले भी इसके बारे में बात की, रिवाइवल की। और देखिए मुझे जहां तक लगता है इंटरेस्ट दोनों का है, और इसमें तीसरा इंटरेस्ट चीन का भी है कि चीन भी कोशिश कर रहा था कि इस फोरम में आए। पाकिस्तान इसके फेवर में है, अब बांग्लादेश में भी शायद है कि चीन को लाया जाए जिससे कि बायलैटरल चीज़ें उनके साथ हो पाएं इस फोरम में आकर के। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान तो सिर्फ बोरोइंग्स पर, लोन पर जी रहा है, कर्ज के ऊपर है। चीन से भी, IMF से लेकर के और गल्फ कंट्रीज के, उनको पैसों पर चल रहा है। ट्रेड और बाकी चीज़ें उसके पास है नहीं। भारत से काफ़ी चीज़ें जाती थीं जो रुक गईं। भारत ने जबकि पहले मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया था ट्रेड के मामले में पाकिस्तान को, जबकि पाकिस्तान ने भारत के साथ नहीं किया था ऐसा, जो बाद में उरी जो हुआ था उसके बाद बंद हो गया था इनके टेररिस्ट अटैक के बाद। तो अभी जो है ये बड़ा साफ, तीन चीजें बहुत साफ हैं। एक तो देखिए अमेरिका से जो मैसेज आया है, अभी ट्रंप ने जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी को सीधा हाथ दे दिया है, डायरेक्ट हैंड बांग्लादेश के लिए, कि वो जैसा चाहते हैं वैसा करेंगे। पाकिस्तान को भी शह नहीं मिल रही है अमेरिका से टेरर के मुद्दे पर। उसी कॉन्फ्रेंस में जो प्रेस, उसके बाद जो कॉन्फ्रेंस की जो रिलीज आई है, उसमें पाकिस्तान का बड़ा साफ नाम है टेररिज्म के लिए, टेरर का पनाह घर है वो। तो ये दोनों जगह से उन लोगों को साफ मैसेज मिल गया है। साथ में एक चीज मैं बड़ा साफ कहूंगा कि सार्क की जरूरत भारत को नहीं है, बस सार्क को भारत की जरूरत है। इन सार्क नीड्स इंडिया। भारत के बिना जो है सार्क चल नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पर जो है जो हालांकि सारे देशों को अगर मिलाइए तो काफी कुछ है, 20-22% पॉपुलेशन है, 60-70% जो है ट्रेड चल रहा है इनका इस रीजन का। लेकिन जब तक डाइवर्जेंट व्यूज रहेंगे, जब तक भरोसा नहीं रहेगा, तब तक ये आगे बढ़ नहीं पाएगा। और बिम्स्टेक है, वो भी अच्छा फोरम है, उसमें तकरीबन अगेन 20% पॉपुलेशन है, $2.7 ट्रिलियन की इकॉनमी है, और भारत अगले 6 सालों में जिस तरह प्रोजेक्शन है उसमें बढ़ करके ऑलरेडी $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनने वाला है। तो ये सब होने के बाद भारत जो है बहुत मजबूत स्थिति में है। और ये जो रिवाइवल की बात हो रही है, ये सिर्फ इसलिए हो रही है कि इनको जरूरत है अपनी, और भारत कह रहा है कि बिम्स्टेक को लेकर के आगे बढ़िए, क्योंकि वो हमारे हित में ज़्यादा है। अगर शायद बांग्लादेश उस पर फोकस करेगा तो बांग्लादेश का भी और बिम्स्टेक का ज़्यादा फायदा होगा। और सार्क जब तक टेररिज्म वाला मामला रहेगा, पाकिस्तान रहेगा, मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़ पाएगा। तो सर, आज के कार्यक्रम में आपने इजराइल और हमास के बीच क्या चल रहा है और क्यों अमेरिका इजराइल को लगातार रक्षा साजो सामान दे रहा है, उस पर आपने विस्तार से जानकारी दी। रूस यूक्रेन युद्ध की ज़मीनी स्थिति क्या है, युद्ध को शांत कराने के लिए जो प्रयास चल रहे हैं
उन प्रयासों में क्या चल रहा है, ये भी आपने बताया और ख़ास तौर पे चीनी सेना की क्षमताओं को लेकर जो हालिया रिपोर्ट है, उस पर आपने विस्तार से जानकारी दी। भारत के विदेश मंत्री की बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार के साथ जो चर्चा हुई है और उस दौरान जो सार्क बैठक को बुलाए जाने का मुद्दा उठा है, उसका क्या कारण रहा, इस पर आपने विस्तार से जानकारी दी। आज के कार्यक्रम को भी आपने ज्ञानवर्धक बनाया और हमारे दर्शकों के कई सारे सवालों के जो जवाब हैं, ये हमारा जो कार्यक्रम है, हर सप्ताह देता ही है। तो यकीनन इस सप्ताह भी बहुत सारे सवालों के जवाब उनको इन 4 सवालों के जवाबों से ही मिल जाएँगे। सर, आप इस चर्चा से जुड़े, इस कार्यक्रम को सार्थक बनाया, सारगर्भित बनाया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।